आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विधायिका की। अनुच्छेद 79 से 122 जो भारत में संसद का प्रावधान है, और संसद के प्रावधानों के बाद हम लोग राज्य विधायिका के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। पूरी जो परीक्षा है उसमें संसद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय या चैप्टर कह सकते हैं। प्रीलिम्स में अगर हम ऐसा मान लें कि मान लिया 20 प्रश्न अगर पॉलिटी से आते हैं, तो ऐसा मानकर चला जा सकता है कि 10 प्रश्न संसद और उससे संबंधित प्रावधानों से अवश्य होंगे। तो अगर इस पर ध्यान रखा जाएगा तो बहुत हद तक हमारा प्रीलिम्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे शुरुआत करने के पहले जैसे एक मेजर हेड तो हमारा रहेगा विधायिका या संसद है। अनुच्छेद 79 से 122। लेकिन इस पर अंदर जाने के पहले थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग अपनी जानकारी के लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज रखते हैं कि जो हमारा पुराना संसद भवन है, उसका नया नाम जो हो गया वो संविधान भवन हो गया। और इसकी जो डिजाइनिंग थी वह 1912-13 में सर एडवर्ड ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था इसको, पुराने संसद भवन को। दूसरा कि यह मुरैना जिले में स्थित चौसठ योगिनी मंदिर के डिजाइन पर आधारित था। और 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। ये कुछ सूचनाएं हैं पुराने संसद भवन की। अब नए संसद भवन की बात अगर की जाए 2012 में हमने इसका प्रस्ताव किया और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नामक परियोजना आरंभ की गई 2019 में। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना 2019 में आरंभ की गई। जो नया संसद भवन बना उसके जो डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट, वो हैं विमल पटेल। एक मेजर अंतर इसमें हमने यह किया है कि जो पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल था उसको हटा दिया है हमने, और लोकसभा का जो चैम्बर है उसी में संयुक्त बैठक भी होगी दोनों सदनों की। लोकसभा के लिए जो सीटों की संख्या है उसमें वो 888 है, और राज्यसभा में जो संख्या है वो 384 है। और जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो उसमें कुल संख्या हो गई है 1272 सीट्स जो हैं हमारे
1272 ये सीटों की संख्या होगी। इसके बाद क्या है कि इसका जो उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को। इसका जो परिसर है इसमें एक पेंडुलम स्थापित है जिसको कहते हैं फूको पेंडुलम। फूको पेंडुलम है जो हमें यह बताता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती है। यह एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का प्रदर्शन करता है यह। और इसके अतिरिक्त एक सिंगोल या राजदंड कहते हैं उसको, वह भी रखा गया है। 5 फीट लंबा राजदंड है और अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष के सीट के पास वह रखा गया है, जो शक्तियों के स्थानांतरण का, हस्तांतरण का प्रतीक होता है। सबसे पहले यह 14 अगस्त 1947 को अधिमान संप्रदाय है एक, और वह है गैर ब्राह्मण शैव मठ था। अधिमान मठ, उसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था यह राजदंड। आगे लिख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास एक 5 फीट लंबा सेंगोल या राजदंड रखा गया है, जिसके ऊपर नंदी स्थापित है, बुल। यह राजदंड सर्वप्रथम शक्तियों के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में, शक्तियों के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में एक गैर ब्राह्मण शैव मठ अधिमान मठ द्वारा 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। राइट। ये तो कुछ प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जा सकते, इसलिए इसकी थोड़ी बहुत फैक्चुअल जानकारी दे दी है मैंने। अब हमें अपने उस टॉपिक पर आना है और उसमें संसद पर विचार करने के पहले हमें समझना है कि संसदीय प्रणालियां क्या होती हैं या राजनीतिक प्रणालियां क्या होती हैं, इस तरीके से। राजनीतिक प्रणालियां तो एक विचारधारा के आधार पर होती है, जैसे उदारवादी, सत्तावादी, सर्वसत्तावादी। एक कहा जाएगा जो उदारवादी है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली हो गई, जो अधिनायकवादी है उसको कहते हैं अथॉरिटेरियन।
सत्तावादी शासन है जैसे साम्यवादी है जैसे चाइना। यहां हो जाएगा भारत, यूएस। सर्वसत्तावादी हो गया टोटलिटेरियन। सभी शक्तियां एक ही प्राधिकारी में नीत हैं जैसे निरपेक्ष राजतंत्र है, तानाशाही है। ये सब सर्वसत्तावादी हो गए। तो विचारधारा के आधार पर राजनीतिक प्रणालियां तीन तरह की हो सकती हैं। उदारवादी मतलब लोकतंत्र, अधिनायकवादी मतलब साम्यवाद या चीन, और सर्वसत्तावादी मतलब निरपेक्ष राजतंत्र या तानाशाही। तो नॉर्थ कोरिया जैसे अभी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ चाइना है, यहाँ ब्रिटेन, जर्मनी, इंडिया, यूएस सब। दूसरा होता है राजनीतिक ढांचे के आधार पर। संघीय कह लें या एकात्मक। कॉन्फेडरल है। इसमें हो गया केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली। एग्जाम्पल है हमारा ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। केंद्र और राज्य स्तरीय सरकारें। इंडिया, यूएस, कनाडा, जर्मनी। राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है अगर समझौता है। तो इस तरीके से राजनीतिक ढांचे के आधार पर हम राजनीतिक प्रणालियों को डिफाइन कर सकते हैं।